Hello बच्चों, this is our second video on 15th unit that is Introduction to Polymer Chemistry। तो देखिए आज देखेंगे हम पॉलीमर के कुछ एग्जाम्पल्स एंड देयर प्रिपरेशन ऑफ सम पॉलीमर। फर्स्ट है रबर। इलास्टोमर आर पॉपुलरली नोन एज रबर। जो इलास्टोमर हमने देखे थे क्लासिफिकेशन में तो उसको हम रबर कहते हैं, इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी होती है, उसको जब हम स्ट्रेस देते हैं तो वो खिंच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रबर कहते हैं। जैसे कि बलून्स, शू सोल्स, टायर, सर्जन्स ग्लव्स, गार्डन होज मतलब जो पाइप होता है पानी देने के लिए, एक्सेट्रा आर मेड फ्रॉम इलास्टोमेरिक मटेरियल और रबर में स्ट्रेच होता है, मतलब उसमें तनाव होता है, खिंचाव होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रबर्स कहते हैं। नेचुरल रबर क्या है? नेचुरल रबर, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज आइसोप्रीन। केमिकली जो रबर रहता है उसे हम कहते हैं आइसोप्रीन और उसका आईयूपीएसी नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डबल बॉन्ड को लेते हुए इस तरीके से नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4, 2 पर मिथिल की ब्रांच है, 2-methyl-ब्यूटाडाइन, 2 टाइम डबल बॉन्ड है 1 एंड 3rd पोजीशन पे, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। तो आइसोप्रीन कॉमन नेम है और केमिकल नेम है और इसी का आईयूपीएसी नेम है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है ये मोनोमर है और इसी को नंबर ऑफ टाइम कंबाइन होता है ये और बनता है पॉली आइसोप्रीन, दैट इज पॉलीमर। इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम 130,000 Dalton to 340,000 Dalton, that is the number of monomer units varies from 2000 to 5000। मतलब मोनोमर्स के जो यूनिट्स हैं वो 2000 से 5000 तक के मोनोमर्स एक दूसरे में ज्वाइन होंगे और एक बड़ा सा लीनियर पॉलीमर आइसोप्रीन का फॉर्म करेंगे और जिसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। अब इस तरीके से जो लिंकेज फॉर्म होती हैं नेचुरल रबर की, मतलब आइसोप्रीन की, तो एक आइसोप्रीन है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से मोनोमर इस तरीके से जिगजैग में पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। दिस इज पॉली आइसोप्रीन। अब ये पॉली आइसोप्रीन की रिएक्शन कैसे होती है ये देखो। ये आइसोप्रीन है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सिंपल है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये चलो हम फिर से लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये लेना है हमको नंबर ऑफ टाइम। पॉलीमराइजेशन में जाएगा, सिंपल प्रोसेस है, एक इधर से एक और मोनोमर रहेगा और इधर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोनोमर्स है। तो पहले क्या करें, डबल बॉन्ड को वहाँ से हटा दें, इस तरीके से लिखें, CH2 सिंगल बॉन्ड C, इधर लगा देते हैं CH3 जैसा लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। और इसके आगे भी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि मोनोमर मतलब कि उसकी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो दो कोवैलेंट बॉन्ड को बना सके, क्योंकि पहले और बाद में मोनोमर्स को अटैच कर सके। अब देखें, इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, इस कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो इन दोनों के बीच में लगाना होगा हमें डबल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, फिर इसी के आगे इसी तरीके से मोनोमर एड अप होते जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसे कह देंगे हम रिपीटिंग यूनिट और यही रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम, तो ये हो गया पॉलीमर। तो ये था हमारे पास में मोनोमर आइसोप्रीन का, तो ये नंबर ऑफ टाइम ये कंबाइन हो जाए तो इसे हम कहेंगे पॉली आइसोप्रीन। तो इस तरीके से बनता है रबर, मतलब नेचुरल रबर। ये नेचुरल रबर का पॉलीमराइज किया हुआ स्ट्रक्चर है। नेचुरल पॉलीमर की, नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है देखें। सिस कॉन्फ़िगरेशन है, 3 डबल बॉन्ड C के बीच में सिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि दोनों जो साइड रहते हैं
उनके सेम रहेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस। बहुत सारी चेन है लेकिन उनके बीच में वीक फोर्सेस हैं, जब तो वो स्ट्रेचेबल है। एंड हैज़ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक दूसरे में कॉइल्ड हुआ है, घूमा हुआ स्ट्रक्चर है। इट कैन बी स्ट्रेच लाइक अ स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग का स्ट्रेच होता है उस तरीके से। एंड एग्जिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कैसी है उसकी, इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइज करना मतलब होता है कि जो नेचुरल रबर होते हैं वो वीक होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या उसकी स्टिफनेस या फिर उसका कलर जो दिखाई देता है, उसको थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे हम कहते हैं वल्कनाइजेशन। और ये प्रोसेस जो हुआ है, सबसे पहले इन्वेंट किया है 1839 में चार्ल्स गुडईयर्स ने, एन अमेरिकन इन्वेंटर, इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन। ये सबसे पहले चार्ल्स गुडईयर ने इन्वेंट किया था इस प्रोसेस की। प्रोसेस में होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड टू एन इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। एक क्रॉस लिंक तैयार हो जाती है, किसके बीच में, जो पॉलीमर है, एक नेटवर्क तैयार हो जाता है। ये देखें इस तरीके से, ये एक दूसरे में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एक कनेक्ट हो गए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हांस हो गई, बढ़ गई। कौन सी प्रॉपर्टीज़, लाइक टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो खिंचाव की जो ताकत है वो बढ़ गई। स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, टफनेस, ज़्यादा टफ हो गया। एक्सेट्रा ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर की जो क्वालिटी थी वो जो वीक था वो और भी ज़्यादा टफ हो गया। और अगर हम इसमें सल्फ़र ऐड कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है सल्फ़र वल्कनाइजेशन। और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है अक्सर, जो रबर को वल्कनाइज करने के लिए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सल्फ़र को ऐड किया जाता है। तो सल्फ़र वल्कनाइजेशन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज प्रोसेस। सल्फ़र फॉर्म क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीआइसोमरेट चेन विच रिजल्ट इज इम्प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आइसोप्रीन की चेन है, यहाँ पर सल्फ़र इस तरीके से ऐड होकर सल्फ़र की लिंक तैयार हो गई है ना। तो इस तरीके से ये सल्फ़र ने क्या किया, ये जो नेचुरल रबर की क्वालिटी जो थी उसको इम्प्रूव कर दिया, फिज़िकल क्वालिटी को बढ़ा दिया, इन्हांस कर दिया। तो ये हो गया सल्फ़र वल्कनाइजेशन। पॉलीथीन, अब नेक्स्ट पॉलीमर है, मतलब पहला हमने देखे रबर, सेकेंड है पॉलीथीन। ये सबसे सिंपल है और बहुत ही कॉमन यूज़ है हाइड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक जो हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर हार्ड हो जाते हैं, उसे कहते हैं हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो पॉलीथीन भी वैसा ही है और IUPAC नेम है पॉलीइथिलीन इस पॉलीथीन। और 2 टाइप्स के पॉलीथीन है, LDP, HDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये है पॉलीथीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये नंबर ऑफ टाइम है, ठीक है। दिस इज पॉलीथीन। अब देखें 2 टाइप्स के जो पॉलीथीन है उसमें से फर्स्ट है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये कैसे फॉर्म होता है, सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स लिए पॉलीमराइजेशन होगा। हमने कहा एक पहले बॉन्ड फॉर्म कर दो, CH2 सिंगल बॉन्ड करो, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। इस तरीके से 2 3 4 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। अब यही रिपीट होने वाला है बार बार यूनिट, तो इसको आप इसे ब्रैकेट में और ये लिख दो नंबर ऑफ टाइम। तो ये हो गया पॉलीथीन, पॉलीथीन इथिलीन।
और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की जो कंडीशन है वो इस तरीके से है, हाई प्रेशर 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर है 350 to 570 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। ट्रेसेस मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट, और पेरोक्साइड और एज अ इनिशिएटर, मतलब इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को बस शुरू करने के लिए को कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन लगेगा या फिर पेरोक्साइड लगेगा। तो ये कंडीशन है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, पेरोक्साइड एट 350 to 570 केल्विन टेम्परेचर लगेगा और 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा। तो फॉर्म जो होगा पॉलीथीन या पॉलीथिलीन, तो ये फॉर्म होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल एडिशन और हाइड्रोजन आइटम एब्स्ट्रैक्शन, ये इस तरीके से भी उसकी मैकेनिज्म है। The latter result in branching. As a result, the chain are loosely held and the polymer has low density. और जब ये इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाते हैं तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और ये ब्रांच फॉर्म कर देता है। ब्रांचिंग उनके रिजल्ट में ब्रांच फॉर्म हो जाता है, मतलब जैसे जैसे हम इनिशिएटर ऐड करेंगे तो फिर उसकी जो रिएक्शन है, मीन्स मैकेनिज्म है, वो पहले फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, फिर चेन का इनिशिएशन होगा, फिर चेन का प्रोपोगेशन होगा और उसके बाद चेन टर्मिनेशन स्टेप आएगा। तो वो सारी जो मैकेनिज्म होगा, वो मैकेनिज्म के थ्रू जो बनेगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, क्या है प्रॉपर्टी। LDP फिल्म्स आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल बट टफ, केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट। मॉइस्चर वगैरह से भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It is poor conductor of electricity. Poor conductor of electricity with melting point 110 degree Celsius. Uses हैं, ये दिख रहा है आपको, कलरफुल है, बॉटल्स अट्रैक्टिव रहते हैं बहुत सारे। मेनली यूज़ है पाइप फॉर एग्रीकल्चर, जो पानी देने के लिए ये जैसे पाइप हैं इनको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इरिगेशन, डोमेस्टिक वाटर लाइन, घर में जो इस्तेमाल करते हैं हम, एज वेल एज इंसुलेशन टू इलेक्ट्रिक केबल्स। जो केबल्स होते हैं, मतलब जो वायर होते हैं, और वायर के ऊपर में एक इंसुलेशन, एक कवरिंग होती है, कोटिंग होती है कि डायरेक्टली हम उसको टच ना करें, तो उसके लिए भी यूज़ किया करते हैं LDP को। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सबमराइन केबल इंसुलेशन। इट इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्सट्रूडेड फिल्म sheets, mainly for packaging and household uses like preparation of squeeze bottle। इस तरीके से जो bottles होती हैं, attractive containers जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे containers प्लास्टिक के, तो वो है बना हुआ लो डेंसिटी पॉलीथीन से। नेक्स्ट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है? सेम इथीन मोनोमर है और इसी से हम पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर को फॉर्म कर रहे हैं, पॉलीथीन को फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी कि ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज़ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। एंड जिगलर-नाटा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राईमिथिल एल्यूमिनियम विद टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये दो केमिकल का मिक्सचर है और टेम्परेचर है इसका 333 केल्विन टू 343 केल्विन। 332 से 343 केल्विन इसका टेम्परेचर है और प्रेशर रहेगा 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशंस याद रखना है आपको। 333 to 343 केल्विन, प्रेशर है 6 to 7 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट का नेम स्पेशली याद रखें। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि कैटलिस्ट का नाम लिखना होता है 1 मार्क के लिए कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का जो केमिकल नेम है, केमिकल किससे कंबाइन हुआ है, ट्राइथिल एल्यूमिनियम और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ हैं, HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज क्रिस्टलाइन, melting point in the range of 144 to 150 degrees Celsius. It is much stiffer than low density polythene and high tensile strength and hardness। मतलब ज़्यादा इसकी जो क्वालिटी है वो लो डेंसिटी
पॉलीमर से अच्छी है और मोर रेजिस्टेंस भी है, ज़्यादा रेजिस्ट करता है, मतलब हम इसके अंदर केमिकल्स वगैरह कंटेनर्स जो है वो रख सकते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल भी होगा। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज़, जो बच्चे के खिलौने होते हैं, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक बकेट, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर लेबॉर्ट्री वेयर्स, जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में जो सामान यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक के बीकर्स वगैरह होते हैं केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसमें भी यूज़ किया जाता है। अनदर ऑब्जेक्ट वेयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जहाँ पर टफ एक हार्ड प्लास्टिक कंटेनर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे यूज़ करते हैं। स्टिफनेस इज़ रिक्वायर्ड। टेफ्लॉन, अब ये देखें नेक्स्ट पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन में जो हमारे पास में मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2 मीन्स टेट्रा फ्लोरो इथीन। और ये लेंगे हम कितने टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे। दिस इज़ मोनोमर और ये मोनोमर अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन करने के बाद पॉलीमर फॉर्म होगा। तो हमने आपको जैसे बताया, पहले एक बॉन्ड फॉर्म कर लें, देन CF2 डबल बॉन्ड हटा दें पहले, फिर CF2, फिर एक सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 पूरी कंप्लीट हो गई। और यही रिपीट होने वाला स्ट्रक्चर है, तो इसको क्लोज कर देते हैं हम और यहाँ लिख देते हैं एन टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ यही रिपीट होने वाला है। तो नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा तो हम लिख देंगे इसको पॉली, पॉली मीन्स मैनी। क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, टेट्रा फ्लोरो इथीन। तो फिर फॉर्म हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन से पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन, और पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन को ही कहा जाता है टेफ्लॉन। तो ये है टेफ्लॉन का पॉलीमर, बहुत ही ईजी है। और प्रेजेंस यहाँ पे पेरोक्साइड की रहेगी, ये इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम परसल्फेट, टेम्परेचर उसका हाई रहेगा और फॉर्म होगा टेफ्लॉन। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं कि टेफ्लॉन इज टफ, केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक ऑफ करोजिव रिएजेंट। टफ है और रेजिस्टेंस अच्छा खासा ये हीट को भी रेजिस्ट कर लेता है, और कोई जो करोजिव रिएजेंट का अटैक से भी ये रेजिस्ट हो जाता है। तो इससे मतलब रेजिस्टिव पावर इसका ज़्यादा है। यूजेस हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर। हम सबके घरों में जो नॉन स्टिक के कुकवेयर्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं। ऑयल सील्स में, गैस्केट्स में, इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है आपको, जो पैकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है डेली में, तो इसके लिए इसका काफ़ी यूज़ है टेफ्लॉन के लिए। देन नेक्स्ट पॉलीमर इज़ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के लिए मोनोमर रहेगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCN। दिस इज एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल कितने टाइम्स लेंगे हम, नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे। इट अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद ये देखो, ये पहले एक बॉन्ड फॉर्म कर लें, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड हटा दें, सिंगल बॉन्ड कर लें, ये हो गया CH, फिर इसके आगे भी एक रहेगा इसलिए बॉन्ड फॉर्म करके छोड़ दें, फिर ये होगा CN। अब इस कार्बन की वैलेंसी 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ये कंप्लीट हो गई। यही रिपीट होने वाला है बार बार, और नंबर ऑफ टाइम होगा तो हम इसी को लिख देंगे n टाइम, और नंबर ऑफ टाइम है तो हम इसे कह लेंगे पॉली, क्या चीज़ रिपीट हुआ, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये हो गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो एक्रिलोनाइट्राइल से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ओके, अब देखें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल जो है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है, मतलब सिमिलर होता है दिखने में, जैसे कि वूल होता है, वूल के जैसा दिखता है, और इसीलिए वूल के सब्स्टिट्यूट हमको यूज़ करता है फॉर मेकिंग ऑर्लॉन और एक्रिलियन। तो ये ऑर्लॉन
नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीअमाइड 5 पॉलीमर। पॉलीअमाइड पॉलीमर मतलब जिसमें अमाइड की लिंकेज होती है। अमाइड लिंकेज मीन्स CONH लिंकेज, दिस इज अमाइड लिंकेज। और नंबर ऑफ टाइम ये अमाइड लिंकेज जिसके अंदर प्रेजेंट रहती है उसे हम कहेंगे पॉलीअमाइड, और जिस पॉलीमर के अंदर है तो वो हो जाएगा पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। तो इसकी एग्जांपल है नायलॉन 66, नायलॉन 6। तो इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे नायलॉन 66। द मोनोमर्स एडिपिक एसिड, दो मोनोमर्स है, एक एडिपिक एसिड है और दूसरा हेक्सामिथिलीन डायमाइन, मतलब ये हो गया हिस्ट्रोपॉलीमर, क्योंकि दो अलग अलग मोनोमर्स एडअप हो रहे हैं और एडअप होकर मिक्स होकर फॉर्म करेंगे नायलॉन सॉल्ट। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और फॉर्म करेंगे सॉल्ट, और फिर वो कंडेंसेशन में जाएगा, मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा लाइक वाटर मॉलिक्यूल, और कंडीशन है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और फॉर्म होगा पॉलीअमाइड फाइबर, मतलब 2 स्टेप में होगा। पहले ये दोनों मोनोमर्स एडअप होके फॉर्म करेंगे नायलॉन सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होगा तो फॉर्म करेंगे पॉलीअमाइड फाइबर्स को, ठीक है। और इसको नायलॉन 66 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो नेम है ना 66 वो स्टैंड करता है कार्बन आइटम को। ये जो दो मोनोमर्स है एडिपिक एसिड उसमें 6 कार्बन आइटम है, हेक्सामिथिलीन डायमाइन उसमें 6 कार्बन आइटम है, तो दोनों मोनोमर्स के 6 कार्बन है, इसलिए उसको 66 कहा जाता है। बायफंक्शनल है क्योंकि एडिपिक एसिड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमाइन दिस इज अमाइन, तो एसिड और बेस। नायलॉन 66 इज हाई मॉलिक्यूलर मास 12,000 to 50,000 डाल्टन तक के इसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। एंड लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंस करके पॉलीमर बन रहा है, मतलब एक स्मॉल मॉलिक्यूल को रिमूव करके। एंड इट पोजेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बहुत टफ रहेगा। इट इज़ नॉट सोक इन वाटर, और उसको वाटर को ये सोखता नहीं है, जब भी तो हम इसका यूज़ करते हैं फिशिंग नेट में, ब्रशेस वगैरह में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग शीट्स, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस, जो ब्रश के हेयर होता है टूथब्रश के उसके लिए यूज़ करते हैं। सर्जिकल सूचर्स, जो ऑपरेशन के बाद स्टिचेस लगाए जाते हैं, टाके लगाए जाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि कैसे हम नायलॉन 6 को प्रिपेयर करेंगे। एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O, CH2/4, C डबल बॉन्ड O, OH, दिस इज एडिपिक एसिड। अब देखिए इसमें 6 कार्बन है, 1 2 और ये 4, टोटल हो गए 6 कार्बन, ठीक है। फिर है हेक्सामिथिलीन डायमाइन, हेक्सामिथिलीन, हेक्सा मतलब 6, डायमाइन अमाइन NH2 ग्रुप, इस तरीके से लिख रहे हैं, दिस इज हेक्सामिथिलीन डाई, 2 टाइम्स है अमाइन, हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ठीक है। अब देखो ये एक एसिड है और ये बेस है, क्योंकि अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर और ये तो एसिड ही है। एसिड बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए ये तो मोनोमर्स है, मीन्स नंबर ऑफ टाइम है, ये भी कितने टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स है। अब देखो इसने प्रोटॉन को दे दिया, मतलब हाइड्रोजन को ये इसको दे रहा है, तो ये देखें ये C डबल बॉन्ड O, ये हो गया O, ठीक, C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे देखो यहाँ NH2 था तो यहाँ पे हो जाएगा NH3, है ना, ये NH2 था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो हो गया यहाँ पर NH3। तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इससे आगे देखो CH2/6, देखो ये NH, इसके आगे फिर एसिड होगा, एसिड इसको प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज, ओके। फिर ऐसे ही इसके पहले लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, CH2/4,
C डबल बॉन्ड O, और ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो ये रहेगा ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से अब यहाँ पर बन गया ये सॉल्ट। दिस इज नाइलॉन सॉल्ट। ओके, ये हो गया नाइलॉन सॉल्ट। कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम। अब ये नाइलॉन सॉल्ट जाएगा पॉलीमराइजेशन में। इसका पॉलीमराइजेशन होगा मीन्स यहाँ से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल, और टेम्परेचर है 553 केल्विन। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करें, यहाँ से देखो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को पहले रिमूव करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। C डबल बॉन्ड O H2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन निकल गया 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो रह गया क्या, NH, NH, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो रह क्या गया NH, तो हमने लिख दिया ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, फिर CH2/6, जैसे यहाँ NH3 में से 2 हाइड्रोजन निकल गए थे, तो रह क्या गया हमारे पास, NH रह गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए। फिर इससे पहले CH2/4, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से जैसे एसिड ग्रुप में से ऑक्सीजन निकला, वैसे ही ये एसिड ग्रुप में से ऑक्सीजन निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। अब ये भी मिलेगा हमको नंबर ऑफ टाइम, ये हो गया N, और यही है यहाँ मिल गई हमको अमाइड लिंकेज, और ऐसे नंबर ऑफ टाइम है तो ये हो गया पॉलीअमाइड लिंकेज, और ये पॉलीमर का नेम हो गया नाइलॉन 66। दिस इज पॉलीअमाइड पॉलीमर नाइलॉन 66, और ये करेक्ट है। इसको देखो, यहाँ से देखो 1 4 और ये 1, मतलब 6 कार्बन यहाँ पे हो गए और 6 कार्बन यहाँ पे हो गए, तो नाइलॉन 66 अमाइड की लिंकेज। इस तरीके से बन गया नाइलॉन। नेक्स्ट पॉलीमर है नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 मतलब कि ऐसा पॉलीमर जिसमें 6 ऐसा मोनोमर जिसमें 6 कार्बन आइटम होते हैं। जैसे इससे पहले हमने 6 देखे, ये दोनों मोनोमर में 6 कार्बन थे, यहाँ पर एक ही मोनोमर है और उसमें 6 कार्बन है, और मोनोमर का नेम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। हीट करना है वाटर के साथ एट हाई टेम्परेचर, इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग। जैसे हमने एक पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किए थे तो उसमें रिंग को ओपन किए थे, वही है यहाँ पर, और वो पॉलीअमाइड एक लीनियर पॉलीमर को फॉर्म करेगा, दैट इज नाइलॉन 6। अब यहाँ पर जो मोनोमर है वो मोनोमर कौन सा है हमारे पास में, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम यहाँ पे लिखेंगे हम NH, C डबल बॉन्ड O और CH2 5 टाइम, CH2 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 और ये हो गया CH2। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, और कितने टाइम्स देना है हमको, नंबर ऑफ टाइम रहेगा, एक रिंग में आ गया। अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, कितना 533 केल्विन टेम्परेचर लगेगा। अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, और ये चेन जो है ओपन हो जाएगी। अब देखो चेन ओपन कैसे हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे अपन बॉन्ड NH, अमाइड लिंकेज तो पहले ही बन गई, ये हो गया अमाइड लिंकेज। CH2 कितने टाइम से, 5 टाइम है, तो ये हो गया CH2/5 इस तरीके से। और यही वाला रिपीट होने वाला है यूनिट, तो रिपीटिंग यूनिट को नंबर ऑफ टाइम N हो गया, और ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, नाइलॉन 6 का। और इसमें देखें ये 5 कार्बन CH2/5 और ये 1 कार्बन, तो टोटल हो गए 6 कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर हो गया नाइलॉन 6 का। The nylon 6 is given on the basis of 6 carbon atom present in the monomer unit. Due to its high tensile strength and luster,
नायलॉन 6 फाइबर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। रस्सियाँ वगैरह बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करता है। तो ये यहाँ तक के हमने पढ़े हैं कुछ पॉलीमर के प्रिपरेशन। एक नेक्स्ट वीडियो और रहेगा हमारा जिसमें हम जो रिमेनिंग पॉलीमर्स की प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करेंगे।